वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बाकायदा तौर पर डिटेल में इन सारे तरीक़ों को देख लिया है, यानी मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशन हमने करने थे उनको डिटेल में स्टडी किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ट्रांसपोज को, ऑर्डर को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट्स एंड आल्सो रिलेटेड टू इन्वर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद हमने क्रेमर रूल और जो है ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिसेस की बात की थी और क्रेमर रूल और मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज की तरफ बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और वन बाय वन हम एक्सरसाइजेस को देखते जाएंगे। जिन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कुछ सैम्पल क्वेश्चन ज़रूर हल करेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को सुनने के बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इन एक्सरसाइजेस को जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 में ख़ुद सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे, और यही बेसिकली मेरा मकसद है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर हम निकाल चुके हैं। ऑर्डर निकालने के लिए जो बात होती है वो रोज़ और कॉलम्स की होती है। रोज़ इनटू कॉलम्स की बात करनी है। रोज़ जो हैं मैंने बताया था अमूमन m से और कॉलम्स n से डिनोट होते हैं। जिस मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर को हम m इंटू m लिखेंगे, क्योंकि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 एंड 4, तो इसका ऑर्डर जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होंगे। तो अगर रोज़ और कॉलम डिफरेंस पे हों तो m फॉर रोज़ है, n फॉर कॉलम्स है। जो क्वेश्चन का पार्ट ए है उसमें उसने एक मैट्रिक्स बनाई है a, तो इस a मैट्रिक्स को उसने कहा है कि इसका ऑर्डर निकालें। तो पार्ट एक पहली मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं। इसमें 2 है, 3 है, -5 है और 6 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ गई है, तो इसका जो ऑर्डर है वो रोज़ इंटू कॉलम से निकलेगा और जो इसकी रोज़ हैं वो 1 एंड 2 हैं, तो रोज़ पहले आती हैं और इसके जो कॉलम्स हैं यानी वर्टिकल, अगर वर्टिकली देखें तो कॉलम्स होते हैं तो 2 इंटू 2 सॉरी, जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m इंटू m है, यानी कि जितनी रोज़ उतने ही कॉलम्स। इसी तरह अगर b मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। c मैट्रिक्स को देखें अगर, तो c मैट्रिक्स जो है वो आप देखेंगे तो इसमें एक रो है, 2 एंड 4 इसकी एंट्रीज़ हैं, 2 एंड 4 इसकी एंट्रीज़ हैं। तो इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ रोज़ 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 1 इंटू 2 इसका ऑर्डर हुआ। तो जब जिस मैट्रिक्स की रो एक होती है उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो साथ ही इसका नाम भी हमारे जहन में आता जाएगा। तो हमारा नॉलेज जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड वो रिकॉल होता जाएगा। इसी तरह पार्ट डी को देखेंगे तो पार्ट यानी मैट्रिक्स डी जो है, ये क्वेश्चन तो बेसिकली एक ही है। इसमें जो उसने डी मैट्रिक्स बनाई है इसमें 4 0 6 हैं, यानी 4 0 और 6 ये 3 एंट्रीज़ हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है। तो इस मैट्रिक्स को दूसरे लफ्ज़ों में इसका ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ 3, कॉलम्स 1, 3 इंटू 1 है, कॉलम्स 1 है, तो इस मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद जो ई पार्ट है, ई पार्ट में हम ऑर्डर निकालेंगे तो
ई मैट्रिक्स जो उसने बनाई है, सॉरी ई पार्ट नहीं है, ई मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। एफ मैट्रिक्स में सिर्फ एक एंट्री है 2, और ये एक सिंगलटन मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स विद द ऑर्डर 1 into 1। जी पे जाएं मैट्रिक्स पे, तो इसका जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद एच पे जाएंगे तो इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ये जो एच है, एच मैट्रिक्स जो है ये एक रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट हों, वो एक डेफिनेशन के मुताबिक रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाती है। तो ये जो एच मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स ये हैं 2, 3, 4, 1, 0 एंड 6। तो अब आप इसको अगर देखेंगे तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज 1 and 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 and 3, 2 into 3। तो ये मैट्रिक्स जो है बाय डेफिनेशन रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाई जाती है। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन ये भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बाय डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम्स, जिसके रोज़ और कॉलम्स सेम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल की जो डेफिनेशन है पहले वो हम जहन में अगर रखें तो फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चले गए हैं। इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होगा और नंबर ऑफ़ एंट्रीज भी सेम होंगी। ऑर्डर भी सेम, सो फॉर अ मैट्रिक्स टू बी एन इक्वल मैट्रिक्स it has to have, both the matrices have to have the same order and both the matrices also must have same entries। जो उनके एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो भी सेम होंगे। अब यहाँ से अगर हमने देखना है तो ये 2 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। फॉर अ मैट्रिक्स टू बी एन इक्वल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी सेम होना ज़रूरी है और एंट्रीज भी सेम होनी ज़रूरी हैं। अब यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है, इसमें ए मैट्रिक्स जो है वो एक 1 to 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट ओनली। तो इसका तो यहाँ पे कोई पार्टनर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो किसी का पेयर नहीं बन रही इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स नंबर ई को देखें, मैट्रिक्स ई को देखें, मैट्रिक्स ई को 4, 0, 6 एंड 2, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से आप एच मैट्रिक्स को देखें तो ये 4, 0, 6 एंड 2। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और ऑर्डर भी सेम है। तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और ऑर्डर सेम हो मैट्रिसेस का, तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिक्स एफ़ को देखें, अगर आप तो 2 and 6 इसकी एंट्रीज़ हैं। और अगर आप जी मैट्रिक्स को देखें तो 3 - 1 एंड 3 + 3। अब यहाँ उसने सिर्फ ये किया है कि इसको सॉल्व नहीं किया, बीच में सिंबल्स डाल दिए हैं, तो हम इसको एक स्टेप बढ़ जाएगा। सिर्फ 3 - 1 करेंगे तो 2, 3 + 3 करेंगे तो 6। अब इसको कंपेयर करना है हमने, तो एफ़ और जी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम हैं,
तो एफ़ एंड जी जो हैं वो जो हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा आपने ख़ुद ट्राई करनी है फाइंड करने की इक्वल मैट्रिसेस को। इसके अलावा भी इसमें पेयर्स मौजूद हैं जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको पेयर्स और भी मिलेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स बी और 5 भी पेयर हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, और कोशिश करके आप मज़ीद जोड़े भी तलाश कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है और एंट्रीज़ कोरस्पॉन्डिंग जो हैं वो भी सेम होंगी, तो वो दो मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1.1 के 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी which satisfy the matrix equation। ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में करवा चुका हूँ, इस तरह का क्वेश्चन, और मैंने इसीलिए करवाया था क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि सारे सवालात, हर किस्म के सवालात जो एक्सरसाइज में पेश आ सकते हैं उनको कवर करूँ। अब यहाँ दो मैट्रिसेस का सिस्टम है, ए प्लस बी, इसमें ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, और इक्वालिटी के साइन के आगे उसने एक और स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और राइट हैंड साइड पे भी उसने इक्वालिटी के साइन के बाद 0, -1, 3 एंड 2 दी। तो ये भी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर ध्यान से सुना हो तो आपको यकीनन ये सवाल करने में मुश्किल नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है तो 4 सिनेरियोज बनेंगे इसके। पहले सिनेरियो में a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, दूसरे सिनेरियो में a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, तीसरे सिनेरियो में c -1 इज़ इक्वल टू 3, और फोर्थ सिनेरियो में 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जिनकी फाइंड करनी है वो a, b, c एंड d हैं। अब हमारे पास 4 सिनेरियोज बन गए हैं। किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, डायरेक्टली c की हो जाती है। c इज़ इक्वल टू ये -1 को इस साइड पे ले जाएं, राइट हैंड साइड पे तो +1 हो जाएगा, c 4 आ गया। अब इस c को यूज़ करके आप a की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। c 4 आ गया है, a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू -4। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू पुट करके -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, तो 2b इज़ इक्वल टू -7, ये -4 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 -3 एंड b बिकम्स -3/2। तो इस तरह से b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले आएँ और ये जो इसको इस तरफ ले जाएं, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें। 4d - 2d इज़ इक्वल टू +6, यानी कि इसका साइन उलट जाएगा उधर आके, और 2d यहाँ प्लस के साथ है, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन क्या है कि साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4d - 2d इज़ 2d इज़ इक्वल टू 6 एंड d बिकम्स 6/2, d बिकम्स 3। तो सारे के सारे वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल थी तो बाय रूल इक्वल मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होती हैं।
तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो सॉल्व हो गया। और यूँ हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो अब कंप्लीट हो गई है। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। इनमें इस एक्सरसाइज 1.22 में जो जो कुछ करना है इनको हम गो के सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से हम दोबारा इन सवालात को देखते हैं। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.2 है। तो 1.2 की तरफ चलते हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशंस को हमने अच्छी तरह पढ़ा हो, जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ज़ुबानी बता देता हूँ कि मैट्रिक्स ए जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी जो है उसकी सिर्फ एक रो है, 3 कॉलम्स भी हैं, लेकिन जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स बी इज़ रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी का एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 2 में डायगोनल्स अगर आप देखेंगे तो 1 हैं और नॉन डायगोनल 0 हैं। ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स ई जो है इसकी एक ही एंट्री है और वो 0 है, तो इसको हम बेसिकली ज़ीरो मैट्रिक्स ही कहेंगे। और जो मैट्रिक्स एफ़ है इसमें एक कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये इस तरह से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब अभी क्वेश्चन नंबर पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात अभी हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को जो ए बी सी एंड डी वेरिएबल्स के अगेंस्ट सॉल्व किया है वहाँ भी हमने बात की है। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की बात भी कर चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिक्र अभी भी आ चुका है इस लेक्चर में भी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो बेसिकली ये तीनों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ज़रा देख लेते हैं। ये भी मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, इनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल होती है। जो मेन ब्रांच है मैट्रिक्स की वो डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्सेस हैं या मैट्रिक्स है। और इसकी जो 2 सब ब्रांचेस हैं वो एक जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, और जो दूसरी सब ब्रांच है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल्स हैं उनकी बात सिर्फ करनी है कि जो डायगोनल्स हैं वो कोई भी वैल्यू होंगे लेकिन नॉन ज़ीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल्स हैं वो ज़ीरो होंगे। तो ये डायगोनल्स ये होते हैं। डायगोनल के लिए कम से कम स्क्वायर मैट्रिक्स होना यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तो फिर डायगोनल्स बनेंगे। इस मैट्रिक्स को देखें तो ये बाय डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डायगोनल्स नॉन ज़ीरो होंगे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो नॉन डायगोनल्स हैं वो ज़ीरो होंगे लाजमी। फिर जो दो ब्रांचेस हैं इसकी, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यानी कि इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगी, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो सेम होंगे और कोई भी वैल्यू होंगे अदर दैन 1। तो ये मैंने यहाँ पे देखें 1 और 2 डायगोनल्स दिखाए हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है।
क्योंकि डायगोनल्स नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं, तो बाय डेफिनेशन दिस मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। But when diagonals are specifically same and are any other values apart from वन नहीं होंगे और उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी वैल्यू होगी लेकिन सेम होगी और नॉन डायगोनल ज़ीरो, तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी। इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात अगर करनी है तो इसमें डायगोनल्स जो हैं वो वन होंगे और नॉन डायगोनल ज़ीरो होंगे। जब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल्स वन हों तो इस ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कहते ही हैं, लेकिन साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन अब डायगोनल्स वन होने की वजह से आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाती है। तो इस क्राइटेरिया के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कह रहा है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। नेगेटिव फाइंड करने के लिए सिर्फ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी मैट्रिक्स को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है तो ये देखें, मैट्रिक्स ए है, इसका ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 0 एंड -1। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए माइनस से एक फाइंड करना है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आप देखिएगा कि इसका आंसर साइन उल्टा दें, ये -1 0 0 ही रहता है, माइनस लगाएं या ना लगाएं, ये -1 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। तो ये अब -a आ गया है हमारे पास। तो इस तरह से आपने सब के नेगेटिव्स फाइंड कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ट्रांसपोज की बात जब करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे। तो अब ट्रांसपोज की बात करते हैं। मैथ खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने से मैथ नहीं आता, मैथ समझने से आता है, जैसे बाकी साइंसेस भी समझने से आती हैं। तो मैंने जो पहले 2 लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं वो मैंने स्पेसिफ़िकली उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है लेक्चर के दौरान जिससे आप मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी जनरल डायमेंशंस को, जिनके अंदर रह के हम उनको स्टडी करते हैं, वो आप समझ जाएंगे और फिर आपके लिए बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। बहरहाल ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं। तो ट्रांसपोज में ये ए मैट्रिक्स है, इसको देखें 0 1 एंड -2। ए टी फाइंड करना है। ए टी फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इसके जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स बना दिया जाता है, तो जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाती हैं। अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है, तो इस कॉलम को हम रो बना देंगे, रोज़ कॉलम बन जाती हैं, कॉलम रोज़ बन जाते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब दूसरी देखें अगर मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स को देखें तो ये कॉलम, ये एक रो मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स थी, अब रो मैट्रिक्स उसने एक बनाई है। तो इसके जो रोज़ हैं, एक ही रो है, इसको कॉलम कर दें तो बी टी कैसे निकलेगा 5। तो ये रो मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि ट्रांसपोज फाइंड करें तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स बन जाती है और जो रो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है। एफ़ पार्ट अगर देखें, एफ मैट्रिक्स अगर देखें इसी क्वेश्चन की, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो आपने रोज़ को कॉलम बनाना है। ये इसकी पहली रो है, कॉलम बन गई। ये इसकी दूसरी रो है तो इसकी भी कॉलम बन गई। तो ये एफ टी आ गया,
यानी कि ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ एंट्रीज एंड बी इज़ दिस मैट्रिक्स देन फाइंड और प्रूव दीज टू प्रॉपर्टीज़। ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी मैट्रिक्स का आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर हो जाती है। यही प्रॉपर्टी वो वेरीफाई करवाना चाह रहा है। तो चलें इसका पार्ट 1 करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स ओबे करती हैं इस लॉ को या इस लॉ को या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 and B belongs to this matrix or set of elements 1 1 2 and 0, then first part it says that A, T and T recovers the original matrix for A and same action has to be performed and proved for the B matrix। तो ये ट्रांसपोज की बात हो रही है। 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें, छोटे टी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं। अब हम इस पार्ट को करते हैं, पार्ट 1 को देखते हैं ए मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को ओबे करती है या नहीं और ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर होगी या नहीं। पहली दफ़ा जब रोज़ को कॉलम्स बनाएंगे तो दूसरी दफ़ा कॉलम्स फिर रो बन जाएंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर हो जाएगी। ऐसे भी पता लग रहा है लेकिन करके देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स ड्रॉ करने लगे हैं, अब इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो पार्ट 1 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स ड्रॉ करें पहले 1 2 0 एंड 1। तो पहली दफ़ा इसका ट्रांसपोज लें तो इसकी पहली रो ये है, इसको कॉलम बना दें। ये दूसरी रो है, इसको कॉलम बना दें। फिर दूसरी दफ़ा फिर ट्रांसपोज लेने को वो कह रहा है तो अब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। ये इसकी पहली रो है, इसको कॉलम बना दें। ये इसकी दूसरी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगी। तो अब इस मैट्रिक्स को आप ओरिजिनल के साथ मिला के देखेंगे तो ये सेम है। तो आप लिख देंगे आगे कि हैंस प्रूव्ड दैट इफ़ ट्रांसपोज इज़ टेकन ट्वाइस फॉर अ मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स इज़ रिकवर्ड। तो यही वो आपसे प्रूव करवाना चाह रहा था। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है क्योंकि पहले उसने सारी ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है वो टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि है 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। कंफरेबल फॉर एडिशन का मतलब ये है कि ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर तो ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, वरना नहीं। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए यही रूल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। तो मैट्रिक्स ए को देखते हैं। ये अब सारी मैट्रिसेस आपने अपने सामने रखनी है, ऑर्डर चेक करते जाएं। तो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो ऐड हो सकती हैं। हम कोई सी भी 2 मैट्रिसेस को चेक कर लेते हैं। अगर मैं सी मैट्रिक्स को लिखूं, आपने हर मैट्रिक्स को हर दूसरी मैट्रिक्स के साथ चेक करना है तो सब के ऑर्डर्स को मैच करना पड़ेगा। ये एक सी मैट्रिक्स है सॉरी। अब ये अगर कंफरेबली इसकी मैंने देखना है कि कंफरेबल है या नहीं। कंफर्मेबल है कि नहीं ये एडिशन के लिए मैट्रिक्स नंबर एफ़ से। तो मैं इसके साथ एफ़ भी लिख देता हूँ।
और इसको ड्रॉ करता हूँ, तो इसके एलिमेंट्स की ये हैं 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 2 + 1, ये इसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसने कुछ फंक्शंस को छोड़ दिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। एडिशन के 1 + 1 2, ये -4 ही रहेगा। 3 + 2 5 and 2 + 1 3। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स F जो है ये C से कंफर्टेबल है कि नहीं। तो पहले C का ऑर्डर निकाल के चेक करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसके रोज़ जो हैं 1 2 and 3 है और कॉलम्स 1 and 2 है। तो ऑर्डर जो है वो m × n यानी रोज़ इंटू कॉलम्स होता है। तो रोज़ इसकी 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं। इसके ऑर्डर की तरफ चलते हैं तो रोज़ इसकी 3 हैं, ऑर्डर इस और कॉलम्स इसके 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली 3 × 2 है, यानी m × n जो है वो 3 × 2 है। तो ये बिल्कुल सेम ऑर्डर है। ये दोनों मैट्रिसेस यानी C एंड F आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, और बाकी को आपने ख़ुद टैली करना है। B और D भी सेम ऑर्डर की हैं, और A और E जो हैं ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये भी जो हैं वो कॉन्फॉर्मेबल हैं एडिशन के लिए। और आपने इनके अलावा भी पेयर ढूंढने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। वो कहता है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना मुश्किल नहीं है। एडिटिव इनवर्स के लिए हमने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स को, तो एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सिर्फ आपने माइनस से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि अभी हम कर भी चुके हैं। अब ये सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये A मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ये हर मैट्रिक्स अलहदा से उसका एडिटिव इनवर्स निकलेगा। इसके एलिमेंट्स 2 4 -2 and 1 है। माइनस A फाइंड करवा रहा है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड आंसर यानी -A आ जाएगा। -2 -4 माइनस एंड माइनस प्लस एंड -1। तो दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इसी तरह से आप सारी मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स F में 2 एंट्रीज जो हैं वो स्क्वायर रूट के साथ हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट माइनस का साइन ऐड करना है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली -F फाइंड करना है। माइनस से ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा। -√3 -1 माइनस एंड माइनस प्लस +1 एंड -2 तो ये हमारे पास F का एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कहता है कि इफ़ A इज़ दिस मैट्रिक्स, B इज़ दिस वन एंड C इज़ दिस वन, D इज़ दिस वन। 4 मैट्रिसेस दी हैं, तो वो आपसे एडिशन करवा रहा है A की दूसरी में, B की दूसरी में। ये एडिशन भी हम कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो है वो हम करके देख लेते हैं एक पार्ट इसका। तो पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या हम मैट्रिसेस को ऐड कर पाते हैं या नहीं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 मैट्रिसेस हैं। A इज़ दिस वन, -1 2 2 and 1,
B is 1 and -1, C is 1 -1 2, and D matrices has these elements 1 2 and 3, -1 0 and 2। अब वो पार्ट 1 में नहीं कर रहा, 2 3 भी नहीं कर रहा, पार्ट 4 करने लगा हूँ। इसमें वो कह रहा है, पार्ट 4 में कह रहा है कि आपने डी मैट्रिक्स में ये ऐड करना है 0 1 0 2 0 1। तो इसको ऐड करना है, तो डी मैट्रिक्स पहले हम उतार लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डी मैट्रिक्स वहाँ से लिख लेते हैं, वो है 1 2 and 3, -1 0 and 2, प्लस 0 1 0 2 0 1। तो अब ये पहले ऐड करने के लिए बेसिकली ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, तो पहले ऑर्डर निकालना चाहिए असल में। तो ऑर्डर निकालने मैट्रिक्स ये डी है और इसका उसने नाम नहीं दिया, लेकिन बहरहाल इसका ऑर्डर ये है, रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, 1 2 and 3। 2 into 3 इसका ऑर्डर है, इसकी रोज़ 2 हैं और इसके भी कॉलम्स 1 2 and 3 हैं, तो इसका ऑर्डर है वो भी 2 into 3 है। तो बेसिकली ऑर्डर सेम है, ये कॉन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने ऐड करना है। तो ये देखिएगा कि ये 1 है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, तो 1 + 0। 2 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो 2 + 1। 3 है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0, तो 3 + 0। -1 है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 2, तो -1 + 2। 0 है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 0 + 0। 2 है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1, तो 2 + 1। अब इसको ऐड कर लें, 1 + 0 remains 1, 2 + 1 is 3, 3 + 0 is 3, -1 + 2 will be +1, 0 + 0 is 0, 2 + 1 is 3, तो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह अगर इसका पार्ट 5 देखें तो वो कह रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है इस क्वेश्चन में। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट 5 को 2 को हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट, इसको इस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कहता है कि 2a फाइंड करें। 2 लिखें साथ ए मैट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन से देख के ड्रॉ कर लें। यहाँ ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है ये। और ये भी मैं बात बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। सिंपल जो है हर एंट्री से 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × -1, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4 and 2 × 1 2। तो ये इसका आंसर है। तो बाकी पार्ट्स भी इसके आगे देखें। 6 जो है इसमें -1 से b को मल्टीप्लाई कर दें, साइंस चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से पार्ट 7 में -2 से c को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8 और 9 भी बिल्कुल सिमिलर हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो उसने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रेफरेंस से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम इनको
ऐड और सब्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है 1.3 का, और इसका जो है वो पार्ट हम 6 करने लगे हैं। मैं 6 पार्ट को उतारने लगा हूँ यहाँ। तो ये ब्रैकेट है और ये मैट्रिक्स है। 1 2 0 1 को ऐड करना है 2 1 1 0 में, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। फिर प्लस करना है इसको 1 1 1 और 1 में। तो ये मैट्रिक्स नंबर 3 है इस क्वेश्चन की। तो पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद ऑपरेशन हल होता है एज़ पर रूल। बोर्ड मास को जहन में लाएं। ब्रैकेट्स में हम 2 मैट्रिसेस को पहले ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी क्योंकि ऑर्डर सेम है। 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0। अब इसको पहले साथ ये मैट्रिक्स को आप उतारते रहें 1 1 1 और 1। तो ये यहीं पे ही मैं कर दूं अगर, तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 1 है, ये 1 है। तो अब हमने बेसिकली 3 3 1 और 1 को ऐड करना है 1 1 1 और 1 में। ये भी ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दें 3 + 1 3 + 1 1 + 1 and 1 + 1। तो इसका आंसर ये बनेगा 4 4 2 and 2। तो इस तरह से आप ये जो हैं वो ऑपरेशन सारे कर सकते हैं। अगर कहीं पे माइनस का साइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर लेना है क्वेश्चन के। बाकी किसी एट्रीब्यूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फॉर द मैट्रिसेस ए दिस वन, बी इज़ दिस वन, सी इज़ दिस वन, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे, प्रॉपर्टीज़ या रूल्स या लॉज जिनको मैट्रिसेस ओबे करती हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ पे इनको अगर प्रूव करना है तो इन्हीं मैट्रिक्स के साथ इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ सिर्फ एडिशन की हैं। तो ये वैसे तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हम कर ना चुके हों, लेकिन एहतियातन एक पार्ट कर लेते हैं। कोई भी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे यहाँ पे, तो हमको इसका पार्ट जो है वो 10th हल कर लेते हैं, 10th पार्ट। तो 10th पार्ट से पहले हम मैट्रिसेस को उतार लेते हैं। जो मैट्रिक्स ए है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैट्रिक्स ए जो है वो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। मैट्रिक्स बी जो है वो 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3 है। इसी तरह से मैट्रिक्स सी जो है वो -1 0 0 0 -2 और 3 एंड 1 1 और 2 है। सबसे पहले तो अब पार्ट 10 पहले मैं लिख देता हूँ जो हमने सॉल्व करना है 10th वाली प्रॉपर्टी। तो वो ये है कि 2a + 2b = 2a + b। तो ये है वो प्रॉपर्टी जिसको हमने प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी का हम जो है वो पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि पहले सम कर लें 2 मैट्रिसेस का और फिर उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें इन 2 को ऐड करने के बाद, या अलहदा अलहदा दोनों मैट्रिसेस को उस डिजिट से
उस नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स जो है ये ओबे करती है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं इक्वेशन की, 2a + 2b, यहाँ सिर्फ a और b की बात है, c की नहीं है। तो 2a + 2b करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जमा करेंगे। जब 2 को हम b से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 -1 2 -2 2 3 1 एंड 3। अब ये देखें, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें याद रखिएगा कि इस केस में ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें ऑर्डर की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो इस केस में हमें ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें। तो ये एक सेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे साथ साथ इसको भी चलाएं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं सारी को। 2 × 1 2 × -1 2 × 1 2 × 2 2 × -2 2 × 2 2 × 3 2 × 1 2 × 3। ये है। अब यहाँ सॉल्व करते जाएं। 2 × 1 = 2, 4 6 4 6 2 2 -2 एंड 0। 2 × 0 = 0। सो इसको ऐड किस में करना है? 2 × 1 2, 2 × -1 -2, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × -2 -4, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 3 6। तो अब इन दो को ऐड करेंगे। ऑर्डर अब देखना पड़ेगा सेम है कि नहीं। 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि अब एडिशन की बात आ गई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑर्डर सेम है, क्वेश्चन प्रोसीड करेगा। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएं। 2 + 2 4 + -2 6 + 2 4 + 4 6 + -4 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 0 + 6। अब इनको सॉल्व इसको करते हैं। 2 + 2 = 4, 4 plus and minus becomes minus, so it is 4 - 2 now. The operation has to be minus. 4 - 2 becomes 2. 6 + 2 is 8, 4 + 4 is 8, 6 plus and minus multiplies and becomes minus again. 6 - 4 will be 2, 2 + 4 is 6, 6 + 2 is 8, -2 + 2 cancels out, it becomes 0, 0 + 6 is 6. So ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन की ये मैट्रिक्स आएगी। अब ये राइट हैंड साइड वाला ऑपरेशन भी करके देखना पड़ेगा, ताकि हम देखें कि क्या ये मैट्रिक्स जो है ये सेम आंसर आता है या नहीं। तो बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि इस मैट्रिक्स को जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आई है इसको यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा करके। 4 2 8 8 2 6 8 0 6।
देखते हैं कि जब राइट हैंड साइड पे हम ऑपरेशन करेंगे तो फिर हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। 2a प्लस बी का आंसर फाइंड करेंगे। पहले a प्लस बी करना पड़ेगा, तो a मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। b मैट्रिक्स लिख लें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। इनको ऐड करते हैं, यानी a प्लस बी ऑर्डर सेम है, हम चेक कर चुके हैं। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 and +1 0 + 3। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का आंसर आ जाएगा 2 2 and plus minus becomes minus, so it becomes 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 plus and minus becomes minus 3 - 2 1 1 + 2 3 3 + 1 4 -1 + 1 cancels out, it becomes 0 0 + 3 0। a प्लस बी का आंसर ये है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो बेसिकली 2a + b फाइंड करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सारी मैट्रिक्स को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 2 × 2 2 × 1 2 × 4 2 × 4 2 × 1 2 × 3 2 × 4 2 × 0 2 × 3 2 × 2 4 2 8 8 2 6 8 2 × 0 0 6। अब इसको यहाँ पहले लिखते हैं 4 2 8 8 2 6 8 0 और 6। तो ये दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स ने इस रूल को या इस लॉ को ओबे किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ़ a इज़ दिस एंड b इज़ दिस देन फाइंड 3a - 2b, एंड पार्ट 2 सेज फाइंड 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। बेसिकली इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप ना कर सकें। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ 2 × 2 4 -3 and a plus 3 1 b 8 -4 is equal to 7 10 18 and 1, then find a and b। तो ये सवाल भी इस तरह के हम कर चुके हैं। a एंड b यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस या मैट्रिसेस से। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, यानी कि पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो पहले केस में हमने इसको कंप्लीट करना है क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू -3, 2 इंटू ए। तो ये आएगा 4, 8, -6 एंड 2a। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है, b है, 8 है, -4 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को b से मल्टीप्लाई करें 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, 3 को -4 से करें तो -12। तो ये है। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को यानी 1 एंड 2 को आमने सामने रखते हैं और फिर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो ये 1 जो है हमने सॉल्व की थी, ये देखिएगा 4, 8, -6, 2a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई 3b, 24 -12 इज़ इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। तो अब हमने इन दोनों को पहले ऐड करना है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, ऑर्डर सेम है। तो ऐड करते हैं 4 + 3, 8 + 3b, -6 + 24, 2a -12 इज़ इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। 4 + 3 इज़ इक्वल टू 7। चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 7, 8 + 3b, -6 + 24 is going to be +18 and 2a -12 is going to stay the same is equal to 7, 10, 18 and 1। अब करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, पहले भी बात की है। तो 7 7 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके 18 18 के। ये देखें करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है फॉर इक्वल मैट्रिसेस। फॉर इक्वल मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उसने इक्वालिटी खुद बता दी है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सेम है। अब इसके जो 7 और 7 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 18 और 18, यहाँ पे जिन वेरिएबल्स की बात करनी है उनको इक्वेट कर लेते हैं। दो सिनेरियोज बना लेते हैं। 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 एंड 2a -12 इज़ इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं b के लिए। तो b आ जाएगा 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8 यानी कि 2। तो 3b इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 2/3। b आ गया और यहाँ से a निकल आएगा। 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12 यानी 13। तो a बिकम्स 13/2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि इफ़ a इज़ दिस एंड b इज़ दिस, तो आपने वेरीफाई करनी है ये 6 चीज़ें, 6 करैक्टर्स या 6 प्रॉपर्टीज़। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात भी उसने इन पार्ट्स में की है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हमने की थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि जिसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक वो है जिसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स उसका आंसर आए। तो ये आपके जहन में अगर हो तो फिर आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो ख़ुद ही आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट करेंगे तो आपको बाकी सारे पार्ट्स के सॉल्यूशंस की भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। सेज इफ़ a इज़ इक्वल टू
1 2 0 1, B is equal to 1 1 2 0, then verify that। मैं 6th पार्ट सिर्फ लिख रहा हूँ, जो 6th पार्ट में वो वेरीफाई करा रहा है B माइनस बी टी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने सिर्फ B माइनस बी टी करना है, जो मैट्रिक्स आएगी उसको चेक करेंगे उसका ट्रांसपोज लेके कि क्या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B के बराबर आता है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन ब्लैक पेन से करते हैं। क्या वेरीफाई करना है कि B माइनस बी टी पहले फाइंड करना है, फिर हमने इसका चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो B मैट्रिक्स की सिर्फ बात हो रही है, तो B मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं 1 1 2 और 0। तो इसका ट्रांसपोज तो लें पहले, रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ बनाएंगे। ये इसकी पहली रो है, 1 और 1 है, ये रो कॉलम बन गई। ये 2 और 0 है, ये कॉलम बन गई। अब B माइनस बी टी करना है, तो आमने सामने लिख दें। B पहले लिखेंगे 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। तो B माइनस बी टी बिकम्स, अब माइनस के लिए भी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होना ज़रूरी है। तो 1 माइनस 1, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ता है। 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो B माइनस बी टी का आंसर बना 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 इज़ गोइंग टू बी 0। ये है मैट्रिक्स जो आई है। इसको चेक करना है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक को जहन में लाएं कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स जो है आंसर आए उसका स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर कोई यहाँ पे B मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, B माइनस बी टी मैट्रिक्स है ये बेसिकली। तो जो B माइनस बी टी एक ही मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो नेगेटिव ऑफ B माइनस बी टी आए। ये है बात। तो देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहले हम असल मैट्रिक्स B माइनस बी टी जो हमने अभी फाइंड की है उसको लिखते हैं कि वो क्या है। उसकी एंट्रीज क्या हैं, 0 माइनस 1 1 एंड 0। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में ले रहे हैं, तो यहाँ साइन डालेंगे। तो इसकी जो रोज़ हैं इनको कॉलम्स बना दें, 0 माइनस 1, और ये इसकी दूसरी रो है, इसको कॉलम बना दें 1 और 0। अब आप इस मैट्रिक्स को देखें कि क्या वो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आया है या नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है तो बिल्कुल आया है। इसलिए कि ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस के साथ था, ये माइनस हो गया, और 0 के साइंस जो हैं उनके चेंज करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो B माइनस बी टी मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया।